तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ड्रैगन प्रिंस आओ ये ली चेंगशाओ को फाइट के लिए चैलेंज करता है, मगर ली चेंगशाओ वहाँ पे होता ही नहीं है और लिंगर कहती है कि वो तो असल में कल्टीवेशन में मसरूफ है और कई दिन तक वो बाहर नहीं आएगा। तो ड्रैगन प्रिंस कहता है कि ठीक है, फिर मैं उसके घर के बाहर जाकर बैठ जाता हूँ। जब उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाएगी तब मैं उससे फाइट करूंगा। तो ये देखकर चेंगशाओ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, मजबूरन उसे बाहर आना पड़ता है। और फिर अचानक एल्डर उसका साथ देते हुए कहता है कि अगर ड्रैगन प्रिंस आओ ये इस फॉर्मेशन एरे को तोड़े बगैर इसे क्रॉस कर लेता है तो ये आसानी से इस मैच को जीत जाएगा। ये सुनकर ली चेंगशाओ कहता है कि मुझे इस फॉर्मेशन एरे का कुछ न कुछ करना होगा। और यहाँ पे ड्रैगन प्रिंस काफी खुश होता है। उसे लगा कि ये फॉर्मेशन एरे तो उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं और ये उसकी जीत की तरफ पहला कदम होगा। और ऊपर से आओ का मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये फॉर्मेशन एरे इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, तुम इसे आसानी से पार कर सकते हो। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है तुम जल्दी वापस आओगे और हम तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। तो आवई की सीनियर सिस्टर उससे कहती है कि ठीक है, गुड लक, उम्मीद है तुम जीत जाओगे। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आवई जैसे ही फॉर्मेशन एरे के अंदर आता है तो उसे सामने एक नेम प्लेट नजर आती है जिस पर वो कहता है कि मैं घूम फिर के वहीं पे आ गया हूँ। जिसके बाद वो वाटर कंडेंसिंग स्पिरिट पर्ल का इस्तेमाल करता है ताकि वो उस एरे फॉर्मेशन की मूवमेंट्स को रोक सके और वो आसानी से उस एरे से बाहर निकल आए। ये देखकर चेंगशाओ हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक इनेट लेवल का ट्रेजर यूज कर रहा है। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इल्यूजन को खत्म करने के लिए इस तरह की टेक्निक को यूज करेगा। इस तरह तो ये आसानी से इस फॉर्मेशन को पार कर लेगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घूम फिर के आओ ये फिर से वहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और फिर आओ ये देखकर अपनी आइस क्रिस्टल सोर्ड का इस्तेमाल करता है और अपने आसपास मौजूद इल्यूजन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर चेंगशाओ को एक और झटका लगता है और कहता है कि इसके पास इतने इनेट लेवल के ट्रेजर्स कहां से आ रहे हैं, जरूर ये बहुत ही ज्यादा अमीर है या फिर इसके पास बहुत सारे इनेट ट्रेजर्स हैं। और दूसरी तरफ आओ कह रहा होता है कि ये एरे मेरे सामने तो कुछ भी नहीं, मगर अचानक वो जोर से आकर जमीन पे गिरता है जिस पर सब लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं। और आओ वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है जिस पर उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका दिल तो चाह रहा था कि वो सब कुछ बर्बाद कर दे, मगर उसे ये मैच जीतना था तो इसके लिए उसे शांत होना पड़ता है। और वो दिल ही दिल में कहता है कि क्या ड्रैगन्स में अब इतनी भी एबिलिटी नहीं कि वो एक भूल भुलैया को पार कर सके। और इस तरफ एल्डर वू कह रहा होता है कि ये एरे काफी मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि मैं भी इसके अंदर फंस गया था। जिसके बाद ली चेंगशाओ एल्डर वू से कहता है कि आप जरूर मजाक कर रहे हैं, आप इसके अंदर फंस ही नहीं सकते, आप तो बहुत ही जीनियस हैं और ये फॉर्मेशन तो बहुत ही मामूली सी फॉर्मेशन है। और फिर दूसरी तरफ गोल्डन टर्टल आइसलैंड की एक जूनियर डिसाइपल अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर आवई ने अभी अभी हमारे सेट को ज्वाइन किया है और उसने अभी इतना कुछ नहीं सीखा कि वो इस एरे को पार कर सके, इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। हम लोगों ने एरे आर्ट को काफी हद तक सीखा हुआ है। तो मास्टर कहता है कि ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस एरे को ब्रेक कर पाओगे। जिसके बाद वो तीन डिसाइपल तेजी से आवई की हेल्प करने के लिए आते हैं, मगर वो लोग भी फंस जाते हैं और थक हार कर एक जगह पड़ जाते हैं और कहते हैं कि इस फॉर्मेशन से निकलना नामुमकिन है। और वहीं पे आवई घूम फिर कर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, ये ड्रैगन्स की इज्जत का सवाल है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इससे बाहर निकल ही जाऊंगा। सब लोग देख रहे होते हैं कि वो लोग हार रहे हैं और इतने में गोल्डन टर्टल आइसलैंड का मास्टर बाहर आता है और कहता है कि ये सब लोग हार चुके हैं, मेरे ख्याल से अब मुझे इन लोगों को वापस बाहर बुला लेना चाहिए। ये कहने के बाद मास्टर खुद उस एरे फॉर्मेशन में जाने का डिसाइड करता है जिस पर ली चेंगशाओ उसे जाने से मना करता है, मगर मास्टर उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलने का रास्ता तलाश करता है। तो उसका वो स्पिरिचुअल ड्रैगन पूरी एरे फॉर्मेशन को रीड करते हुए मास्टर को पूरी तरह से गाइड करता है। मगर हम देखते हैं कि अचानक से वो सारी दीवारें आगे पीछे होना शुरू हो जाती हैं जिस पर उस ड्रैगन का बताया हुआ रास्ता भी चेंज हो जाता है। और हम देखते हैं कि आवई और सेक्ट मास्टर दोनों ही उस भूल भुलैया के अंदर फिर रहे होते हैं और वो तीन डिसाइपल थक हार कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम लोग दोबारा से सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है, मगर अचानक वो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि लगता है कि मैं फिर से खो गया हूँ। अगर मेरे डिसाइपल को पता चल गया तो मेरी काफी बेइज्जती होगी, उम्मीद है कि मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। ये कहकर वो एक अलग डायरेक्शन की तरफ जाता है तो वहाँ पे अचानक से आवई भी आ गिरता है। वो भी अभी स्टार्टिंग एरिया में ही फंसा हुआ था। चेंगशाओ ने असल में एक फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी फॉर्मेशन छुपा कर रखी हुई थी जिसकी वजह से वो लोग एक फॉर्मेशन से निकलते थे तो वो लोग दूसरी फॉर्मेशन के अंदर फंस जाते थे। और फिर सेक्ट मास्टर कहता है कि यहाँ पे तो एक सेलेशियल इमोर्टल भी फंस गया है। चेंगशाओ का बनाया हुआ एरे तो सच में बहुत ही लाजवाब है। उसकी तारीफ सुनने के बाद एल्डर वू चेंगशाओ की तरफ पलट कर देखता है तो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटकर चेंगशाओ की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर चेंगशाओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि किसी और को ये फेम चाहिए तो मुझसे ले लो, मुझे नहीं चाहिए। इतने में
सीनियर ज्यू कहती है कि गोल्डन टर्टल आइसलैंड तो बस नाम का ही एक्ट है, इसमें तो कोई काबिलियत नहीं है। और दूसरी तरफ चेंग शाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि सीनियर ज्यू, लगता है कि अब तुम मेरा अगला शिकार हो। जिस दिन मैंने ये फॉर्मेशन बनाई थी उस दिन सीनियर ज्यू मेरे साथ थी, तो अब वक्त आ गया है कि मैं ये सारी की सारी फेम उसे दे दूं और खुद इस मसले से बाहर निकल जाऊं। ये सोचने के बाद वो सब लोगों से कहता है कि आप लोगों ने सही कहा, ये एरे फॉर्मेशन सच में बहुत ही लाजवाब है, मगर इसका क्रेडिट सीनियर ज्यू को जाता है। ये फॉर्मेशन उसी ने ही तो बनाई है, मैंने तो बस हल्का फुल्का कंट्रीब्यूशन किया है। और फिर वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि सीनियर ज्यू तो मैजिकल एरे बनाने में सच में बहुत ही माहिर है। क्यों जूनियर, तुम क्या कहती हो? ये कहते ही लिंगर भी उसके एक्ट में शामिल हो जाती है और वो कहती है कि सीनियर ज्यू, तुम्हारे एरे तो बहुत ही लाजवाब हैं। यहाँ मौजूद हर एक स्पिरिट स्टोन तुमने ही तो लगाया था। और वो एल्डर वू से कहती है कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही ने तो सीनियर ज्यू को हमारे साथ आने के लिए रिकमेंड किया था। ये याद आते ही एल्डर वू सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि जब लिंगर उसके पास आई थी तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें एक रियल इमोर्टल की जरूरत थी जो कि पिल रिफाइनमेंट के लिए उनके साथ आए। मगर एल्डर वू अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे जानबूझकर सीनियर ज्यू का नाम बता देता है और कहता है कि वो एक रियल इमोर्टल है, उसे अपने साथ ले जाओ। और उस वक्त सीनियर ज्यू ने बहुत ज्यादा वाइन पी रखी थी। ये याद आने के बाद एल्डर वू कहता है कि ओ अच्छा, तो ये उस वक्त की बात है। और फिर एल्डर की युआन कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये एरे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि मैं भी इसमें फंस जाऊंगा। ये सुनकर सीनियर ज्यू कहती है कि क्या वाकई में ये मैंने ही बनाया है? तो चेंग शाओ उसे इशारा करते हुए कहता है कि हाँ, ये तुमने ही तो बनाया है। और इस तरफ लिंगर भी उसे मस्का लगा रही होती है। जिसके बाद सीनियर ज्यू थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना अच्छा टैलेंट मौजूद है। जाने अनजाने में मैंने इतनी पावरफुल फॉर्मेशन बना दी और मुझे पता भी नहीं चला। सच में मुझे आज अपने एक नए टैलेंट के बारे में पता चला है। ये सुनकर ली चेंग शाओ और लिंगर दोनों की जान में जान आती है और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और फिर चेंग शाओ उन सभी डिसाइपल्स के पास आ जाता है और कहता है कि ये फॉर्मेशन सीनियर ज्यू की बनाई हुई है, तो उसकी स्ट्रेंथ के मुकाबले में तुम लोग इस एरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। मगर दूसरी तरफ आओ ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इस एरे को पार नहीं कर पाया, इसका मतलब है मैं अपनी हार मान लेता हूँ। और फिर वहाँ पे मौजूद एक डिसाइपल अपने मास्टर को वहाँ पे देखती है तो कहती है कि मास्टर, आप इस एरे के अंदर क्या कर रहे हैं? तो मास्टर बताता है, मैं तो तुम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आया था। ये सुनकर वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और वो लड़की उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है कि आखिर मास्टर क्या छुपा रहे हैं। और मास्टर फिर चेंग शाओ के पास आता है और कहता है कि मेरा टर्टल आइसलैंड फर्स्ट राउंड हार चुका है, पर क्या हो कि अगर हम लोग एक और राउंड को भी शुरू करें जिसमें तुम आओई के साथ फाइट करो ताकि वो अपने डर पर काबू पा सके। और वैसे भी ये फाइट किसी की हार जीत के लिए नहीं होगी, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम उसके अंदर के खौफ को खत्म कर सको। तो शुआन कहती है कि ये चैलेंज एक इमोर्टल और एक नॉन इमोर्टल के बीच में है, दोनों के बीच में कोई बराबरी नहीं। आप ये चैलेंज कैसे करवा सकते हैं? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। इतने में ड्रैगन प्रिंस अपने मास्टर युआनसी से कहता है कि आप एक काम करें, आप मेरी कल्टीवेशन को सील करके 7th लेवल पे ले आएं। उसके बाद तो ये मुकाबला बिल्कुल सेम लेवल का हो जाएगा। ये कहते ही मास्टर उसकी कल्टीवेशन लेवल को सील करके 7th लेवल पे पहुंचा देता है। और सेक्ट मास्टर कहता है कि ठीक है, अब बराबरी का मुकाबला होगा। और वो ली चेंग शाओ से कहता है कि उम्मीद है कि तुम इस तरह की लड़ाई से डरने वाले नहीं हो। ये बातें सुनकर ली चेंग शाओ परेशान हो जाता है और कहता है कि अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इस लड़के ने मुझे फिर से फंसा दिया है। और फिर वो मास्टर से कहता है कि मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली चेंग शाओ आओई से कहता है कि आज की लड़ाई उस पहले वाली लड़ाई के मुकाबले में जरा सी डिफरेंट होगी। मगर दूसरी तरफ आओई कहता है कि तुमने तो पहले ही मुझे अपने उस फॉर्मेशन के जरिए हरा दिया है, तो मुझे लगता है कि तुमसे जीतने के लिए मुझे अब अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। तुम बिल्कुल रिलैक्स होकर मुझ पर कोई भी अटैक कर सकते हो। और सेक्ट मास्टर ली चेंग शाओ से कहता है कि हमारे डू शुआन पीक की खातिर तुम्हें ये लड़ाई जीतनी होगी। मगर चेंग शाओ ये सोचकर परेशान था कि वो ये लड़ाई जीते तो जीते किस तरह, वो अपनी पावर को भी शो नहीं कर सकता। और इस तरफ ड्रैगन प्रिंस आओई अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे बचते हुए ली चेंग शाओ पीछे हटता है और अपने पेपर स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे आओई अपनी स्वॉर्ड से उसके पेपर स्पेल्स को काटते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। और इतने में अचानक रियल ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, जिस पर चेंग शाओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अब उस पर पेपर स्पेल का कोई असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो अर्थ एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके फौरन से वहाँ से गायब हो जाता है, जिस पर आओई परेशान हो जाता है और कहता है कि इसकी स्केपिंग टेक्निक बहुत ही फास्ट है। इतने में जमीन से एक पेपर स्पेल बाहर निकलकर उसके सामने से गुजर जाता है, जिस पर आओई अपनी स्वॉर्ड निकालकर बाकी पेपर स्पेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। मगर ली चेंग शाओ बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उसके चारों तरफ मूव करते हुए उस पर एक के बाद एक पेपर स्पेल थ्रो कर रहा था और वो उसके बिल्कुल पीछे आकर उस पर एक साथ 3-4 पेपर स्पेल थ्रो करता है, जिससे बचते हुए ड्रैगन प्रिंस उसे देख लेता है और उस पर आइस अटैक करके उसे वहीं पे ही फ्रीज कर देता है और उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। मगर चेंग शाओ हमेशा अपने पास एक बैकअप प्लान बना के रखता है।
ड्रैगन प्रिंस जैसे उस पे हमला करता है तो चेंग शाओ की वो बॉडी अचानक गायब हो जाती है और वहाँ पर बहुत सारे पेपर स्पेल आ जाते हैं जो कि एक के बाद एक फटना शुरू हो जाते हैं, जिनसे बचते हुए ड्रैगन प्रिंस फौरन से ऊपर आ जाता है और चेंग शाओ से कहता है कि तुम अगर इस तरह ही मुझसे जीतना चाहते हो तो फिर ठीक है, तुमने मुझे खुद फोर्स किया है कि मैं अपनी पावर को यूज करूं। ये कहने के साथ वो अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे बैटल ग्राउंड पे एनर्जी अटैक्स की बौछार कर देता है और टर्टल आइलैंड की वो डिसाइपल कहती है वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका फाइटिंग स्टाइल तो सच में बहुत ही लाजवाब है। मगर दूसरी तरफ एल्डर वो कहता है कि ये ड्रैगन प्रिंस चेंग शाओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि चेंग शाओ अर्थ एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और ड्रैगन के अटैक उस पर जरा भी असर नहीं कर रहे। और हम देखते हैं कि चेंग शाओ उस बैटल ग्राउंड के नीचे बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ होता है और फिर ड्रैगन प्रिंस अपनी तरफ एक पेपर स्पेल आते हुए देखता है तो वो अपनी सोट से एक पावरफुल ड्रैगन के साथ बहुत ही तेजी के साथ जमीन पे आ जाता है और कहता है कि आखिर ये बंदा छुपा कहाँ है। और दूसरी तरफ लिंगर कहती है कि सीनियर ब्रदर सच में बहुत ही जीनियस है। जिसके बाद हम चेंग शाओ को देखते हैं, वो कहता है कि मेरे ये फायर स्पेल उसके ड्रैगन आर्मर को तोड़ नहीं पा रहे, मुझे कुछ और वेपन्स ट्राई करने होंगे। ये कहने के साथ ही वो उस पर एक के बाद एक नीडल्स थ्रो करना शुरू कर देता है, जिनसे बचते हुए अब ये अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करता है और उन सभी नीडल्स को अपने सामने से ब्लॉक करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। मगर एक नीडल उसके हाथ पे काफी हिट करती है और चेंग शाओ एक साथ बहुत सारी नीडल्स उसकी तरफ थ्रो करता है, जिनमें से एक नीडल उसके घुटने पे जा लगती है और चेंग शाओ हवा में ऊपर जाकर अपनी यिन यांग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। ये देखकर वो डिसाइपल कहते हैं कि अगर ये फाइट यूं ही चलती रही तो ड्रैगन प्रिंस आओ ये बहुत ही जल्द ये मैच हार जाएगा। और दूसरी तरफ चेंग शाओ अपनी उस फॉर्मेशन के जरिए एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है। तो अब ये उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर चेंग शाओ उस अटैक की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद अचानक से जमीन से बहुत सारी चेन्स बाहर निकल आती हैं जो कि आवये को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। और हमें ली चेंग शाओ को दिखाया जाता है उसके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल नोकीला एक वेपन होता है, जो जिसे लेकर वो आवये के पास आता है। वो वेपन को देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगा कि शायद ली चेंग शाओ इसे जान से मार देगा। और चेंग शाओ जैसे ही वो अपना वेपन उसे मारने वाला होता है तो सेक्ट मास्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि ऐसा मत करना, जिस पर चेंग शाओ फौरन से वहीं पे ही रुक जाता है और सब लोगों की जान में जान आती है, वरना उन्हें लगा कि शायद आवये का तो खेल तमाम हो जाता। और चेंग शाओ आवये से कहता है कि उम्मीद है कि हमारा मैच ड्रा हो गया है, मगर आवये कहता है कि नहीं, मैं फिर से हार गया हूँ। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि एक डीमन क्वीन के पास आता है और उसे बताता है कि हम लोगों ने जो साउथ सी की तरफ अपना डिसाइपल भेजा था उससे हमारा कांटेक्ट टूट चुका है। जिस पर वो डीमन क्वीन कहती है कि एक क्रॉ डीमन को उसके पास भेजो ताकि वो वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करे और मुझे उन टाउ सेक्ट के बारे में बताओ, वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो डिसाइपल बताता है कि वहाँ पर असल में गोल्डन टर्टल आइलैंड का एक मास्टर अपने डिसाइपल को लेके पहुँचा हुआ है, वो डुशुआन पीक के डिसाइपल्स के साथ एक कंपटीशन कर रहा है। ये सुनकर वो डीमन क्वीन कहती है ये तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, इस तरह तो हम लोग टाउ सेक्ट के आपस में रिलेशंस को खराब कर सकते हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।